नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं एमपीपीएससी की या मध्य प्रदेश अध्ययन की नई क्लास में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, ये जो लोग नई तैयारी करते हैं या बिल्कुल एमपीपीएससी प्रीलिम्स या एसआई, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, पटवारी, किसी भी चीज़ भर्ती के लिए आप जब शुरुआत करते हो तो उसमें मध्य प्रदेश अध्ययन एक विशेष सिलेबस है मध्य प्रदेश का। चूँकि अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट यहाँ एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम मध्य प्रदेश वाले यहाँ के हैं तो बेहतर अपन अध्ययन हम कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि ये जेल प्रहरी का जब से वैकेंसी आई है तो यूट्यूब पर मैं भी ऐसे आप लोगों के समान सर्च करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि बड़ी सारी गुणवत्ताहीन क्लासों की बाढ़ सी आ गई है और जिनके खुद चयन नहीं है वो भी दूसरों को ये चयन का वो बता रहे हैं। और दूसरा अन्य चीज़ ये भी है कि उनकी गुणवत्ता इस प्रकार की है कि मुझे नहीं लगता कि ये आपकी नैयत जो है वो पार करा पाएंगे। बार बार देखा है कि जो स्थापित क्लास हैं, स्थापित मेंटर हैं, तो मुझे भी कहीं पता नहीं क्यों ऐसे लगते हैं कि उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं वो कमी है। कि मैंने खुद का मेरा सिलेक्शन हुआ है पीएससी, मैंने बताया आपको, और इस बार की एमपीपीएससी में भी 105 309 रोल नंबर के साथ मेरे प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में 166 नंबर हैं। और जो पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये नंबर किस प्रकार मायने रखते हैं, किस मेहनत के हैं तथा किस गुणवत्ता के हैं। तो मैं जब ये देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में सोचता हूँ कि ये हम लोगों का आप लोगों को नियमित क्लासें ना देने के कारण ये गुणवत्ताहीन क्लासें शायद आपकी मजबूरी बन गई हैं। और दूसरा कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोगों में अट्रैक्ट सिर्फ उस बात से होते हैं कि क्लास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे दिया है, उन्हें गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, गुणवत्ता से मतलब रखो, नहीं आप आजीवन भटकते रहोगे, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप में ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा शिक्षक गुणवत्तापूर्ण है। और अगर कोई सी आपको ये बात चयन वाला कह रहा है तो दोस्तों इस पर हमें सीरियस से विचार करना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश की जो गुणवत्ताहीनता ऑनलाइन की बड़ी सारी क्लासें हैं या गुणवत्ताहीन मेंटर हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं आपको गुणवत्तापूर्ण क्लास दूं और रेगुलर क्लासें दूं। कि शायद हो सकता है कि हमारी ये रेगुलर क्लासें ना देने की वजह से आपकी मजबूरी पड़ जाती होगी और आप आजीवन भटकते रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको गुणवत्तापूर्ण क्लास दूँ। उसी में मेरा जो पहला वीडियो है या पहला लेक्चर है मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, बाकी बात अपनी बाद में होती रहेंगी, क्योंकि जो गुणवत्ता है वो क्लास से पता चलती है। और दोस्तों इस बार ये, और मेरा आप चाहो तो वो देख सकते हो, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्कशीट के हिसाब से 4/2/91 है, तो आप आराम से चेक कर सकते हो। 2016 2017 का मैंने इंटरव्यू दिया है, 18 का इंटरव्यू दिया है, फाइनल लिस्ट में नाम है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता सिलेक्शन के बाद तो बोलने लगती है। और फिर बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी आप सीरियस रहें अगर आपको चयन लेना है। और अगर आपको टाइम पास करना है और पावर पॉइंट वीडियो या इनसे में उनमें इंटरेस्ट है देखना है, तो इंटरेस्ट ही लेते रहो जीवन में। गुणवत्ता जब लोगे तभी चयन आप ले पाओगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन आज मैं इस सामान्य अध्ययन के सामान्य इंट्रोडक्शन को मैं भूगोल के संदर्भ में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये है हमारा मध्य प्रदेश, इस प्रकार का लगभग मैप बनता है। और आप इस मेरे मैप को देख के भी मेरी शायद आप गुणवत्ता को थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि मैं किस प्रकार इसके लिए मैंने मेहनत की होगी, कैसे किस प्रकार के अनुभव से ये आई होगी। तो ये है मध्य प्रदेश का एक प्रकार से सामान्य। हालांकि ये कोई स्केल मैप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है और रचनात्मक बनाया ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। दोस्तों, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की भूमि, जो मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। और यहाँ पश्चिम से मध्य प्रदेश की जो पूरब की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। ये लंबाई है, ये सबसे अधिक पूरब से पश्चिम की लंबाई और ये उत्तर से दक्षिण की। उत्तर में हमारी मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो आती है मुरैना ज़िले में, यानी हमारा जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो मुरैना है। और हमारा सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो बुरहानपुर है, जो कि नवीन बने ज़िलों में शामिल है, 2003 में इसे बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज़िले बनाए गए। मई की बात है, मई 2008 में।
तो एक जिला जो यहाँ बनाया गया वो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला था। 7-8 दिन का अंतर है दोनों जिलों में। ये झाबुआ से अलग करके मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बनाया गया। और यहाँ जो है हमारे मध्य प्रदेश का उसी 2008 में सबसे पूर्वी जिला बनाया गया, जिसका नाम है सिंगरौली, जो कि आपको पता है आप अपनी कोयला खदानों के लिए या कोयला उत्पादन के लिए बेहद फेमस है। और यहीं की एक लोकेशन है बेड़न, जहाँ पर लगभग 4500 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगा हुआ है और ये ऊर्जा राजधानी वहाँ पर स्थित है। तो ये सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो इस सीमा के बीच में अपना प्रदेश बसा है। इतिहास के बड़े सारे कालों से गुजरता हुआ, अपना इतिहास बनाता हुआ, और ये मध्य प्रदेश आज हम तक इस स्थिति में पहुंचा है कि इसके दोस्तों ये नागदा वगैरह जो जिला है बीजेपी सरकार ने आके कैंसिल कर दिए हैं, तो निवाड़ी तक के जिले माने जाते हैं। तो ये इतिहास का विभिन्न चरण चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, विकसित करता हुआ, कहीं पे टूटता, कहीं बनता, निर्मित होता, और मध्य प्रदेश आज हम तक आया है, जिसमें 52 जिले हैं। और इन 52 जिलों में जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बाद में मिला भोपाल, ये हमारी राजधानी है। आप लोगों को शायद पता होगा, और जिन लोगों ने पहले से अध्ययन किया हुआ, लेकिन मेरा वीडियो हमेशा नए विद्यार्थी की उससे बनाया जाता है, तो पुराने लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो जो हमारी जो भोपाल रियासत है सबसे बाद में 1 जून 1949 को मिली थी, तो यही हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसका एक कारण भी रहा था कि उस दौर में भोपाल रियासत मध्य प्रदेश में मिलना नहीं चाह रही थी। हमीदुल्लाह यहाँ मेंबर ऑफ फ्रेंडशिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो एक अच्छा प्रभाव था उनका। तो वो जब नहीं मिलना चाह रहे थे, तो जैसे तैसे यहाँ एक सत्ता बनी या एक पार्टी बनी प्रजामंडल। तो उस प्रजामंडल पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके 1938 में ये पार्टी बनी थी। उनके विभिन्न राष्ट्रवादी कार्यक्रमों के तहत फिर ये मजबूर हुई, देश से बाहर से मदद दी गई भोपाल वालों को, और यहाँ इसका विलय किया गया। लेकिन फिर भी भोपाल में अपने मध्य प्रदेश राज्य में विलय के प्रति समय समय पर कुछ देश विरोधी गतिविधियां हो जाती थी। इस वजह से हमने भोपाल को ही राजधानी रखा। एक तो ये बीच में भी था और उसे बनाया, क्योंकि जब भोपाल राजधानी बनेगी तो वहीं पुलिस फोर्स भी बैठेगी, और पुलिस फोर्स बैठेगी, दंड व्यवस्था भी बैठेगी। और अगर कहीं इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं या हमसे विलय के विरोध में गतिविधियां होती हैं कि तो वहीं की वहीं हम पुलिस लगा देंगे और दंड में सब राइट कर देंगे। तो कुछ उस दौरान के तत्कालीन कारण थे। हालांकि उस दौरान आप लोगों को पता होगा कि भोपाल जो है एक तहसील थी, जिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी भोपाल को राजधानी बनाया गया। बाद में 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। और उसके बाद तो आप भोपाल देख सकते हो कि नेताओं को, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो भोपाल में इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, और ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ बनी बहुत जैसी कि जो कहीं बच्चे रेगुलर से पढ़ के या पास नहीं हो सकते, नेताओं के बच्चे ज़्यादा ऐसे होते थे, तो वहाँ इस प्रकार की कई यूनिवर्सिटी बनी। और आज भोपाल का विकास दे सकते हो कि इंदौर को लगभग में टक्कर मार रहा है और देश के टायर 2 शहरों में शामिल है। तो भोपाल हमारी, क्योंकि क्या होता है जहाँ राजधानी बन जाती है तो वहीं पर राजा रहता है। कहने का मतलब आज के दौर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहीं मुखिया रहता है, और जहाँ मुखिया रहेगा तो रोज़ वहाँ से गुजरना है, तो वो सड़कें, वो स्कूल, कॉलेज, वहाँ का विकास, वो सब गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। और उसका विकास आज हम लोगों के सामने है। कलकत्ता के सामने पहले दिल्ली भी कुछ नहीं था। 1912 में राजधानी बनी, तो आज देखो आप, दिल्ली टोक्यो के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शायद मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कितना असर इन शहरों का पड़ता है। तो ये यहाँ तक बात हुई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश जो है, पहले 2000 तक, जब तक इसका छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था, तब हम भारत के सबसे बड़े राज्य थे। लेकिन वर्तमान में 3,08,252 किलोमीटर के साथ हम देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, देन दिस इज अबाउट 3,08,252 kilometer, and by this area Madhya Pradesh is the second largest state of India। इस क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें, या कोशिश कर रहा हूँ मैं दोनों लैंग्वेजों में दूँ, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश है तो इंग्लिश ज़्यादा चलती है, उसी सेंस में मैं बात करूँगा।
हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ स्टूडेंटों की भरमार एमपी में हिंदी वालों की ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप पर ध्यान दी जाएगी। तो इस क्षेत्रफल के साथ, हाँ दोस्तों, कहीं कहीं आप लोगों ने शायद ये भी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखा होगा कुछ किताबों में, लेकिन दोस्तों ये गलत है। वेरीफाई इसे मध्य प्रदेश सरकार नहीं मानती, और ये विवाद यहाँ का है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के समीप एक घाटी है, और उस घाटी के विवाद के कारण इस पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही इसमें दावा ठोकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का दावा गलत है, और हमारे सरकारी आंकड़ों में इसे ना मान के हमारा क्षेत्रफल 252 वाला जो क्षेत्रफल है उसी को माना जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के साथ हम मध्य भारत की 9.8% भूमि अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो इतनी भूमि हमारे पूरे भारत की हमारे पास है। देश की इतनी भूमि मतलब इतने परसेंटेज जो एरिया है हमारे एमपी में है। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो है 7.26 709 है, 809 है, इतने करीब है। तो इतने करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, और इस हिसाब से वर्तमान रैंक बता रहा हूँ मैं, 2011 की रैंक नहीं बता रहा हूँ। उस दौरान तो हम 6वें स्थान पर थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही यूनिट थी। बाद में जब वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग राज्य हो गए, तो हम जनसंख्या के हिसाब से देश में वर्तमान की दृष्टि से 5th पोजीशन रखते हैं, ठीक है। और ये जो जनसंख्या है 7,26,26,709 है या 809 है, वो देख लेना। तो इस प्रकार ये हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। और इस जनसंख्या के हिसाब से हम देश के लगभग हमारे पास, हालांकि ये पहले आंकड़ा 5.94 था, लेकिन अब हमारा जो आंकड़ा है, हमारे यहाँ देश की लगभग 6% जनसंख्या निवास करती है। मतलब हम बेहतर स्थिति में हैं कि हमारे पास क्षेत्रफल जो है 9.38 है और जनसंख्या हमारे पास इतनी कम निवास कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधन ज़्यादा है और ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन उसका वहीं दूसरा एक नकारात्मक पक्ष भी है दोस्तों, कि वो जो जनसंख्या है मोस्टली हमारी इन पहाड़ों में घिरी हुई है, जिसकी वजह से हम देखें तो उपजाऊपन ज़मीन इतनी नहीं है। लेकिन हालांकि चलो वन हैं तो हमारे पास एक पर्यावरण की स्थिति अच्छी है, ये विंध्याचल पर्वत वगैरह है, इनमें ज़्यादा ज़मीन यूज है, तो उस वजह से वो, और चूँकि आप कुछ ज़मीन आसिंचित भी है, मुरैना भिंड वगैरह में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर जो है पूरी क्षेत्र पर डिंडोरी और मंडला वगैरह में भी इतनी भूमि हमारी कृषि योग्य नहीं है। तो चलो जैसी भी है पड़ती है, अन्न उपजाऊ भूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि है, तो भविष्य में जब हम कुछ ना कुछ संसाधन विकसित करके इसको बेहतर बना सकते हैं, तो एक प्रकार से सकारात्मक स्थिति है। क्षेत्रफल कैसा भी होना बेहतर माना जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बातें नहीं हैं कि तिब्बत में कुछ नहीं होता तो चलो चीन को दे दो, वो तो अनुपजाऊ ज़मीन है। इसी के बाद में फिर अन्य नेताओं ने विरोध किया था कि अगर हमारी माँ या हमारी बहन भी अगर उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी दूसरे को दे दें या फिर क्या करते हैं उसका मर्डर कर दें। सबकी अपनी इज्जत होती है, मातृभूमि है, सब चीज़ें ज़रूरी है देश के लिए, और जितनी क्षेत्रफल बना रहेगा उतना बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ उत्तर में पड़ोसी है उत्तर प्रदेश है, ये संयोग है कि उत्तर में पड़ोसी उत्तर प्रदेश, इस तरफ पश्चिम में हमारा जो पड़ोसी है वो है राजस्थान, दक्षिण में हमारा जो पड़ोसी है वो है महाराष्ट्र, और यहाँ पूरब में जो हमारा पड़ोसी है वो है छत्तीसगढ़। और यहाँ 2 जिलों की सीमा हमारी गुजरात से भी लगती है। ये जो 2 जिले हैं, एक बार पीएससी पूछ चुका है कि यहाँ हमारी जो गुजरात से 2 जिले सबसे कम इसी से लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। ये 2 जिले हैं जिनकी सीमा हमारी गुजरात से भी लगती है। ठीक है दोस्तों, और ये पीएससी पूछ चुका है शायद
18 में पूछ चुका है या 19 में पूछ चुका है। और जो क्वेश्चन पीएससी में आ गए हैं वो छोटे एग्जामों के दावेदार अपने आप हो जाते हैं, यानी आप जो जेल पहरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उतना ही लाभदायक है। दोस्तों मैं कुछ बातें बीच में भूल जाता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको उस कड़ी से जोड़ा जा सके। तो ये है झाबुआ और अलीराजपुर की जो सीमा है वो गुजरात से लगती है। तो कुल हमारे 5 पड़ोसी हैं, 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात और 4 महाराष्ट्र और 5 छत्तीसगढ़। ये हमारे कुल पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद अगर हम देखा जाए मध्य प्रदेश का अन्य दृष्टि से, तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, इन्हें 10 संभागों में बांटा गया है। कितने संभागों में? 10 संभागों में इसे स्पष्ट तौर पर बांटा गया। ये हम शासन की दृष्टि से या प्रशासनिक सुविधा से इसे इतने उसमें बांटा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की उत्पत्ति की, या मध्य प्रदेश जो वर्तमान स्थिति में है वो कहाँ से आया। तो दोस्तों अगर ऐतिहासिक काल में हम सबसे वापस लौटते हैं तो पहले जो भारत है, भारत स्वयं एक गोंडवाना लैंड, जो हमारा भूदृष्टि से हम जिसके हिस्से हैं, तो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हमारा मध्य प्रदेश भी उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर हम भू उत्पत्ति या शुरुआत की बात करें तो उसी प्राचीन संरचना का हमारा मध्य प्रदेश हिस्सा है। बाद में देखते हैं भारत वाले कई बड़े सारे लोग कहते हैं कि सर मध्य प्रदेश का कोई इतिहास नहीं है। जब मैं DU दिल्ली में पढ़ता था कि मध्य प्रदेश हमारा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नहीं रहता है, इसका इतना कोई इतिहास नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के बदले ये बता दूं, बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारे भारत के शुरुआती मनुष्य के अवशेष मिले हैं, यहाँ होशंगाबाद के हथनौरा में, या यहाँ पशुओं के साथ मनुष्य के संबंध के अवशेष मिले हैं, या उनको पालतू बनाने के अवशेष मिले हैं। तो भारत में शुरुआती मनुष्य के जो अवशेष हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में ही मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिले हैं, जो लगभग 21 से 22 लाख वर्ष पुराने तक माने जाते हैं। तो ये है, हम गर्व की बात है कि शुरुआती मानव यहीं रहा और मध्य प्रदेश का अच्छा इतिहास है। लेकिन तब कोई मध्य प्रदेश अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट नहीं थी। लेकिन समय गुजरता रहा, वक्त निकलता रहा, इतिहास बनते रहे, मिटते रहे, दबते रहे और बात आगे बढ़ती रही। इसी में अगर हम इसमें एक जो प्रभावशाली समय देखें जहाँ से मध्य प्रदेश विभिन्न उसमें आया, तो एक दौर में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उस दौर के राज्य का नाम कुछ और था। तो उस दौर में मध्य प्रदेश की अधिकतर जो भूमि है वो अवंती राज्य में शामिल की जाती थी, अवंती क्षेत्र में शामिल की जाती थी, या उसकी जो राजधानी थी वर्तमान उज्जैन या उज्जैनी में शामिल की जाती थी। और एक दौर ऐसा था जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं। तो उस महाजनपद काल में हमारे देश में 16 जनपद थे, जिसमें बिहार का मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, और उसी के साथ में अंग था, ऊपर वैशाली था, यहाँ काशी जो है अपने वर्तमान में वाराणसी के आसपास था। ये बड़े सारे राज्य थे। उन्हीं में से 16 महाजनपदों में से एक था अवंती या उज्जैन, जिसमें मध्य प्रदेश की, वर्तमान मध्य प्रदेश की अधिकतर भूमि सम्मिलित की जाती थी, कुछ हिस्से को छोड़ के। और एक राज्य उस दौरान जो मध्य प्रदेश में हुआ करता था, ग्वालियर का नाम वत्स है लेकिन ग्वालियर महाजनपद नहीं। एक इस दौरान यहाँ इस तरफ का जो क्षेत्र है वो वत्स यहाँ अपनी बॉर्डर पे हुआ करता था, जबकि दूसरा राज्य यहाँ सुक्तिमती या बुंदेलखंड क्षेत्र का अपना एक अलग महाजनपद हुआ करता था। हालांकि हम 2 महाजनपदों में शामिल थे, लेकिन हमारी अधिकतर जो भूमि है वो अवंती या उज्जैन में शामिल होती थी। इसी उज्जैन का उस महाजनपद काल में एक क्या जिसे कह सकते हैं हम प्रसिद्ध लेख मिलता है कि गौतम बुद्ध के एक राजकीय चिकित्सक थे, या जिन्हें अपन कह सकते हैं मगध के शासक ने उनको रखा हुआ था, अजातशत्रु वगैरह ने रखा हुआ था उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, बिंबिसार वगैरह ने। तो उनके इलाज के लिए एक प्रसिद्ध चिकित्सक था जिसका नाम था जीवक। तो जो जीवक है वो हमारे उज्जैन के राजा के
इलाज के लिए यहाँ पर आया था, तो उस दौरान ये बड़ा प्रसिद्ध रहा था। और उनका जो नाम था चंड प्रघोत उनका नाम था, तो उनके इलाज के लिए ये यहाँ पर उज्जैन में आया था। जीवक को वहाँ से मगध से भेजा गया था। उसके बाद एक और चीज़ के लिए मध्य प्रदेश इतिहास में फेमस रहा है कि यहाँ हमारे एक पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था वत्स। तो वत्स के जो शासक थे उन्होंने अपने उज्जैन पर आक्रमण किया और यहाँ की एक कन्या पर वो आसक्त हो गए और यह उसके प्रेम में इस प्रकार से पागल हो गए कि वो अपनी सेना वगैरह को छोड़ के और सब चीज़ों का ध्यान भूल के वो उज्जैन के से राजा लड़ने आए थे। बाद में उन्हीं के उसमें कैद हो गए, और कैद हो गए तो उन पर एक किताब लिखी गई है भास के द्वारा जिसका नाम है स्वप्न भास बद्यता। तो इतिहास में भी इस मध्य प्रदेश का उज्जैन और इस क्षेत्र में बड़ा महत्व रहा है। यहीं पर दशरथ के काल के भी वो रहे हैं, जिसका यहाँ जो महेश्वर है जिसे महेशमती बोला जाता था। तो यहाँ के उस दौर में एक प्रसिद्ध राजा मधु रहे हैं जिन्होंने अपने मध्य प्रदेश को एक स्वतंत्र यूनिट बनाने में बेहद मदद की। काल आगे बढ़ता रहा, फिर अवंती के जो गवर्नर हैं वो अशोक रहे, तो उस दौरान भी एक अलग यूनिट रही। फिर इसके बाद यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग की जो संतानें हैं उनकी अगली पीढ़ी है, उनने यहाँ पर उदयगिरी क्या बोलते हैं, उज्जैन में विदिशा में राजधानी बनाई और मध्य प्रदेश विकास करता रहा। और फिर एक दौर ऐसा आया कि पूरे भारत का जो वैभव है, पूरे भारत की सत्ता है, पूरी राजधानी है, जिसे भारत का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, वो स्वर्णिम काल की जो राजधानी है, गुप्त वंश की राजधानी है, वो उज्जैन में रही। और भारत के बड़े प्रतापी राजा जो विक्रमादित्य हैं उनकी राजधानी यहाँ पर रही। और सभी स्वर्णिम युग को स्वर्णिम युग बनाने वाले जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी ज्ञाता थे, उनने उज्जैन में उनका भरण पोषण हुआ और इसी भूमि पर उन्होंने देश को स्वर्णिम युग बनाया। काल आगे बढ़ते रहे। इस दौर में मध्यकाल में यह विभिन्न मुस्लिम शासकों के कंट्रोल में आया। उससे पहले यहाँ एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज के समय में हालांकि राजधानी थोड़े नीचे यहाँ धार में पहुँच गई, लेकिन उनका भोपाल के भोजपुर जो धार्मिक स्थल है उससे बेहद गहन संबंध रहा। तो जब भी वो भोजपुर आते जाते थे या भोपाल में जब भी वो रहे तो इस भोपाल का निर्माण करते रहे और बड़े तालाब बनाए, पेयजल के साधन बनाए। और उसके बाद आज भोपाल कहीं ना कहीं जो इतना विकास हुआ है उनमें उनका बड़ा योगदान है। फिर इसके बाद अकबर ने आक्रमण किया तो जबलपुर की जो उस समय की रानी दुर्गावती थी उन्हें अपने कब्जे में लिया। यहाँ मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उनको अपने कब्जे में लिया। उससे पहले चंदेरी से इसका कुछ समय शासन हुआ। मेदिनी राय जो राणा सांगा के प्रमुख सलाहकार थे, सहायक थे, तो बाबर ने यहाँ पर कब्जा किया और राज्य आगे बढ़ता रहा। बाद में ये यहाँ छत्रसाल जैसे राजा ने इस राज्य को अपना स्वतंत्र बनाया, सुघोषित किया। फिर मराठाओं के कब्जे में आया और 1818 में मराठाओं का ये दुर्भाग्य और हमारे मध्य प्रदेश की भूमि का दुर्भाग्य है कि मंदसौर मराठा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हार गए और उसकी संधि मंदसौर में ही, जिसके बाद मराठाओं को भारत का शासक समाप्त कर दिया गया। बाजीराव पेशवा को कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया और इस 1818 की संधि के बाद ये मध्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक यूनिट बनी, जिनको इन्होंने थोड़ा बहुत नाम सेंट्रल इंडिया करके नाम दिया। हालांकि अभी ऑथेंटिक नाम अब भी आना बाकी था। मध्य प्रदेश का सेंट्रल इंडिया या प्रोविंस वगैरह जो नाम है फर्स्ट बार इन्होंने एक लेख में यूज 1911 में किया। और मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल राज्य के रूप में इन्होंने ऑथेंटिक राज्य जो सबसे पहले बनाया वो बनाया 1935 में। 1935 में मध्य प्रदेश में इसे जो वो है प्रोविंस या इसके सामने सेंट्रल प्रोविंस इसको नाम दिया सेंट्रल, या जिस यहाँ से सेंट्रल से ही बाद में फिर हमने मध्य नाम निकाला या जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य नाम दिया। तो सेंट्रल प्रोविंस था, उसमें ये छत्तीसगढ़ का एरिया भी आता था जिसे ये लोग बरार कहते थे। बरार एक समय यहाँ मुस्लिम रूलर था
बीदर, बरार, ये सब, तो उस समय के इस राज्यों को इसमें नाम दिया। और फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश लगभग इस वाले यूनिट को कहा गया, इस वाले यूनिट को इन्होंने मध्य प्रदेश नाम दिया। ये जो यहाँ की यूनिट है छत्तीसगढ़, और ये आपका जबलपुर के आसपास का एरिया है महाकौशल। इस एरिया के साथ भी मध्य ही नाम जुड़ता था, जहाँ जीवाजी राव का शासन हुआ करता था, और इस वाले क्षेत्र को बोला गया मध्य भारत। तो आप देख सकते हो कि इस क्षेत्र का भी नाम मध्य है, इस क्षेत्र का भी नाम मध्य है। तो आगे जो मध्य प्रदेश बनेगा कहीं ना कहीं उसके नाम में मध्य शब्द शामिल रहेगा। बस इन रियासतों का अपना एक अलग नाम था, जिन्हें बोला जाता था विंध्य रियासतें, या जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस दौरान रीवा। तो यहाँ तक कि यहाँ अपनी बात बनी। ये उस दौरान 1935 में मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी। ये अपना जो है इस राज्य को इन्होंने नाम दिया था मध्य प्रांत एवं बरार। बात 1947 में हुई, देश की एकता की गई। वल्लभ भाई जो पटेल थे उनका इसमें विभिन्न योगदान रहा, उनके साथ मेनन साहब थे, इनके प्रयास रहे, और सभी रियासतों को 1947 में आज़ादी से पहले कुछ रियासत छोड़ के, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, कश्मीर हुआ, भोपाल हुआ, इनको छोड़ के अधिकतर का विलय अपने भारत में कर लिया गया। उनका विलय कर लिया गया, तो उनको शासन की दृष्टि से एक सम्मिलित राज्य बनाना था या बनाया गया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इस प्रकार हमारी 1947 में जो है ये परिस्थिति यहाँ तक आई। मध्य भारत, इसे बाद में 1947 के बाद दर्जा दिया गया पार्ट बी, और जो सेंट्रल प्रोविंस है या मध्य प्रांत है, इसे दर्जा दिया गया पार्ट ए, और जो विंध्य रियासतें थी इसे दर्जा दिया गया पार्ट सी, जिसकी राजधानी रीवा थी। मध्य प्रांत की जो राजधानी है शुरुआत में वो थी दोस्तों नागपुर। आगे के हम क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार ये मध्य भारत, विंध्य रियासतें और जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, इन सब को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया जाएगा। भोपाल को भी मध्य प्रदेश में विलय कर दिया जाएगा। कुछ क्षेत्र राजस्थान को दे दिया जाएगा, कुछ क्षेत्र राजस्थान से ले लिया जाएगा, और हमारा कुछ जो महाराष्ट्र के मराठी भाषी ज़िले थे, कौन कौन से वो 8 ज़िले हैं या कौन कौन से ज़िले हैं जो महाराष्ट्र में दे दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ को 1956 में हमारे मध्य प्रदेश के साथ ही जोड़ा रखा जाएगा। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नया मध्य प्रदेश सामने आएगा, जिसका मध्य प्रदेश नाम या हृदय प्रदेश जो नाम है, हृदय प्रदेश नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाएगा। बाद में यहाँ सोयाबीन की पैदावार बहुत होगी, तो ये सोया स्टेट भी कहलाएगा। और अब चूंकि बीच में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या थी, तो हम टाइगर स्टेट कहलाते थे। पिछली गिनती में फिर हमारे पास 526 सर्वाधिक टाइगर हैं, तो हम दोबारा से टाइगर स्टेट कहलाने लगे हैं। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा कि एक बार बीमारू स्टेट का एक संज्ञा बनाई गई थी, जो भारत के पिछड़े राज्य हैं उनमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल था। बीमारू का जो अहम था वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए था। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कुछ और दुर्भाग्य की बात है कि हम कुपोषण में भारत के इथोपिया कहलाते हैं, और हमारे यहाँ जनजाति और जो महिलाओं का कुपोषण है वो लगभग 50% तक है। हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर है वो सर्वाधिक है। हमारे यहाँ बाल मृत्यु दर है वो हम सर्वाधिक में हैं। तो ये कुछ हमारे बड़े दुखद कारण हैं जो हम पीएससी के दूसरे पेपर में अब तक अध्ययन करते थे, हालांकि अब सिलेबस से हटा दिया है। तो अगर हम भविष्य में जब अधिकारी बनते हैं तो हमें इस चीज़ पर विचार करने की बेहद आवश्यक है कि हम कैसे इस मध्य प्रदेश को बेहतर और अग्रणी और विकसित तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर, शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर राज्य बना सकें। जब भी आपकी जॉब लगे, भगवान करे सबकी जॉब लगे, तो उसमें हम आप प्रदेश को आगे ले जाने में आपको सबको योगदान निभाना है। बाकी ये मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा गया क्योंकि ये बीचों बीच था। वैसे तो बीचों में पेट होता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश कहा ताकि एक लगाव दिखे उनका मध्य प्रदेश वासियों के लिए, और उनकी कांग्रेस को यहाँ अथाह वोट मिलती रहे। आज पूरे देश में कांग्रेस फ्लॉप है, उसी लगाव से हमारे मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार बन जाती है। ठीक है, अच्छी बात है, बीच बीच में विपक्ष होना चाहिए। तो ये एकमात्र कांग्रेस विपक्ष यहाँ पर है। तो 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश नया राज्य बना।
और इस कमेटी की सिफारिश कर रहे थे फजल अली, जो पूरे देश में कर रहे थे 3 सदस्यीय कमेटी की। तो उन्हीं फजल अली कमेटी की अध्यक्षता में जब देश में 14 राज्य बने तो उन्हीं 14 राज्यों में से एक अपना मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आया। और उस दौरान जिले इसके 43 हुआ करते थे, संभाग सिर्फ 8 थे। 8 संभागों के साथ ये 1 नवंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब प्रदेश बने थे तो कितने संभाग थे। तो 43 जिले और 8 संभागों के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले सीएम बने। पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के पहले राज्यपाल बने। और बड़े सारे जो फैक्ट हैं जो आपके इसके मतलब के हैं, तो ये मैं आपको अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। और इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें और आप बेहतर वीडियो देखते रहें। आज उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणवत्ता जो पूर्ण क्लास है मैं आपसे दे सकूँगा। और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो एक प्रकार से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ये मैं आपको पूरा वादा करता हूँ कि आपको बेहतरीन क्लास दूंगा। भले इसमें पावर पॉइंट और दूसरी चीज़ें ना मिलें, लेकिन आप जिस चीज़ से सिलेक्शन होते हैं, जहाँ से आपको गुणवत्ता मिलती है, वो गुणवत्ता आपको ज़रूर दी जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी इतने प्रीलिम्स वगैरह में, अगर आप पीएससी की तैयारी कर लेते हो तो आप एमपी के अन्य सभी एग्ज़ाम निकाल लोगे, इस बात की पूरी गारंटी। बस आपको मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको भी इस प्रकार के बेहतर नंबर मैं आपको दिला सकूँ और आपको जो है सिलेक्शन में मैं आपका सहयोगी हो सकूँ और माता पिता के आपके सपने साकार करने में मैं आपका सहयोगी बन सकूँ। दोस्तों, थैंक यू।